अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाज़रीन, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में एक ऐसे प्रोमिनेंट मुस्लिम की बात करेंगे जो अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट के सिंबल थे, जिसने अगली कई जनरेशन्स को बेहद इंस्पायर किया। कैसे वो एक पिटी क्रिमिनल, एक छोटे मोटे अपराधी से नस्ल भेद रेसिज्म के अगेंस्ट ग्लोबल वॉइस बने। एक गैंगस्टर, एक प्रीचर, एक रिवोल्यूशनरी। ये कहानी है मैल्कम एक्स की। मैल्कम एक्स कौन थे? क्यों वो मुस्लिम होने के बाद भी अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर बने? उनकी स्टोरी आज कैसे इंडियन मुस्लिम्स के लिए बहुत बहुत कनेक्टिंग और रिलेटेबल है, आज इस वीडियो में जानते हैं। Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. You know, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask yourself, who taught you to hate being what God gave you? सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। मैल्कम लिटिल ओमाहा नब्रास्का में 19 मई 1925 को पैदा हुए। उनके पेरेंट अर्ल और लुइस लिटिल पैन अफ्रीकन अमेरिकन एक्टिविस्ट मार्कस ग्रे के फॉलोअर थे। मार्कस ग्रे ब्लैक लोगों के हुकूक की बात करते थे। इसी वजह से मैल्कम लिटिल की फैमिली को लगातार कू क्लक्स क्लैन के लोगों के जानिब से हरास किया जा रहा था। कू क्लक्स क्लैन एक वाइट सीक्रेट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप थी जो अमेरिका में और दुनिया भर में गोरे लोगों की सुपेरियोरिटी की और बर्तरी की बात करते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के इंडिया में कुछ हिंदुत्व ग्रुप हैं जो अपने आप को स्वर्ण मानते हैं और फिर दूसरे लोगों के साथ जात पात की बात करते हैं और भेदभाव रखते हैं। ब्रह्मा के मुख से जो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। मैल्कम लिटिल जब 4 साल के थे, ये व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप ने उनके घर को आग लगा दी। इसीलिए जान बचाने के लिए उनकी पूरी फैमिली मिशिगन मूव कर जाती है, मगर वहां भी ब्लैक लीजन के मेंबर उनके फैमिली को लगातार धमकियां देते हैं, परेशान करते हैं। ये ब्लैक लीजन कू क्लक्स क्लैन का ही एक ऑफ शूट था। ठीक वैसे ही जैसे आज के इंडिया में हर हेट क्राइम के पीछे बजरंग दल नहीं होता है, बल्कि हिंदू सेना, करनी सेना, राम सेना और दूसरी भी ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बेसिकली वीएचपी के ही ऑफ शूट हैं। मैल्कम लिटिल के 4 अंकल्स को इन्हीं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ने मर्डर किया था। जब वो 6 साल के थे, उनके फादर का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, जिसको उनकी माँ ये मानती हैं कि ये ब्लैक लीजन के लोगों के जानिब से एक प्लान्ड अटैक था। एक इंस्टीट्यूशन ये क्लेम करती है कि 1881 से 1968 के बीच में अमेरिका के अंदर 4743 लिंचिंग्स हुई, जिसमें 75% से ज़्यादा लिंचिंग ब्लैक अमेरिकन्स की थी और लिंचिंग करने वाले वाइट अमेरिकन्स थे। ये जो मारे जाने वाले लोग थे, उनको सेक्सुअल अब्यूज़ या मर्डर या चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता था, ठीक वैसे जैसे आज के इंडिया के अंदर हालात हैं। कहते हैं कि वाइट अमेरिकन्स ने 4 मिलियन से ज़्यादा ब्लैक लोगों को गुलाम बनाया हुआ था, जिन्हें दुनिया का बदतरीन क्रिएशन समझा जाता और उनके साथ जानवर से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था। शहर के अच्छे होटल, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बस और रोड पर चलने में भी इन्हें तरह तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और भेदभाव का इन्हें सामना था। चारों तरफ रंग और नस्ल के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन थी, लिंचिंग और टॉर्चर का खतरा था। फैमिली में से 5 लोगों को मारा जा चुका था। गरीबी और गुर्बत ने इन सब का मैल्कम लिटिल के माँ के ऊपर ऐसा बुरा असर छोड़ा कि वो दिमागी तवाजुन खो बैठी और मेंटल हॉस्पिटल में, पागल खाने में एडमिट हो गई। तब मैल्कम लिटिल 13 साल के थे। उनके 9 भाई और बहनों को अलग अलग अनाथ आश्रम में भेज दिया गया। मैल्कम लिटिल एक बहुत ही ब्रिलियंट और एक्सीलेंट स्टूडेंट थे, मगर उन्होंने अपनी स्कूलिंग बीच में ही छोड़ दी। वो बड़े होकर के लॉयर बनना चाहते थे, मगर एक वाइट टीचर ने उनसे ये कहा कि ब्लैक्स लॉयर नहीं बन सकते हैं। हताश और निराश होकर के मैल्कम लिटिल ने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। कुछ साल मिशिगन और बोस्टन में रहने के बाद वो 18 साल के एज में हार्लेम चले जाते हैं, जहां वो गैम्बलिंग, रॉबरी, ड्रग्स डीलिंग और पिंपिंग जैसे क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 21 साल के एज में एक रॉबरी केस में बोस्टन के अंदर उनको अरेस्ट किया जाता है और 10 साल की सज़ा के साथ चार्ल्स टाउन स्टेट प्रिजन में कैद हो जाते हैं। यह कैद खाना उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे अहम साबित होता है और यहाँ से शुरू होता है मैल्कम लिटिल का एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। उनके भाई उन्हें जेल में नेशन ऑफ इस्लाम यानी एनओआई के लीडर अलाइजा मोहम्मद के खुतूत लिखना शुरू करते हैं। नेशन ऑफ इस्लाम एक मूवमेंट थी
जो बेसिकली काले लोगों को आज़ादी का तस्वुर पेश करती थी और गोरे लोगों के सुपेरियोरिटी के आइडिया को रिजेक्ट करती थी। जैसे ही मेलकम लिटिल के इंटेलेक्चुअल थ्रस्ट को एनओआई के लिटरेचर ने मीट करना शुरू किया, मेलकम लिटिल इसके मेंबर बन जाते हैं। जेल में वो एनओआई की किताबें और लिटरेचर पढ़ते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली लीडर अलाइजा मोहम्मद को लेटर्स लिखना शुरू कर देते हैं। अलाइजा मोहम्मद अपने फॉलोअर्स से अपना ओल्ड नेम तर्क करने को कहते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये नाम उनके स्लेव मास्टर्स ने दिया हुआ होता है। लिहाजा मेलकम लिटिल अब मेलकम एक्स हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने अपना नाम मलिक शहबाज रखा था, मगर वो मेलकम एक्स के ही नाम से जाने गए। I've always had the name on my passport, Malik al-Shabazz, only used it in the Muslim world. I'll probably continue to use Malcolm X and I'll probably use it as long as the situation that produced it exists. जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद वो एनओआई ऑफिशियली ज्वाइन करते हैं और उसके बाद उन्हें डेट्रॉइट के एक मस्जिद में असिस्टेंट मिनिस्टर बना दिया जाता है। फिर जल्द ही उन्हें हार्लेम में एक मस्जिद का मिनिस्टर बनाया जाता है, जहां वो एनओआई के आइडिया को बहुत प्रीच करते हैं। शहर में इसकी मेंबरशिप में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होती है। कहते हैं कि 1953 में एनओआई के मेंबर्स की तादाद 10,000 तक थी, मगर अगले 10 साल में ये तादाद कोई 4 लाख तक पहुंच गई। And those of you who think that you perhaps came here to hear us tell you to turn the other cheek to the brutality of the white man, I say again, you came to the wrong place. 1957 में न्यूयॉर्क पुलिस ने एनओआई के कुछ मेंबर्स को अरेस्ट किया और बहुत ब्रूटल टॉर्चर किया। उनके मेडिकल असिस्टेंस और लीगल हेल्प के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर एक जोरदार प्रोटेस्ट हुआ। 4000 लोगों की एग्रेसिव भीड़ को मेलकम एक्स ने बहुत ही एक्सपर्ट वे में कंट्रोल किया। वो पुलिस स्टेशन के बाहर आए, भीड़ को बस हाथ से इशारा किया और धीरे धीरे सारे लोग डिस्पर्स हो गए और चले गए। उनके इस चार्म और पॉपुलैरिटी से न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट बहुत हैरान हुई। We don't teach you to turn the other cheek. We don't teach you to turn the other cheek in the South, and we don't teach you to turn the other cheek in the North. We teach you to obey the law. We teach you to carry yourselves in a respectable way. But at the same time, we teach you that anyone who puts his hand on you, do your best to see that he doesn't put it on anybody else. एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा कि एक आदमी के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए कुछ हफ्तों में ही एफबीआई और एनवाईपीडी ने उन्हें सर्विलेंस पर डाल दिया। साथ ही एनओआई के अंदर इनफिल्ट्रेशन शुरू की। 1958 में मेलकम ने बेट्टी एक्स से शादी की, जिससे उन्हें 6 बेटियां हुई। इस बीच में उस वक्त के उभरते हुए बॉक्सर, वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल कंटेंडर कैशियस मार्सेलस क्ले से उनकी मुलाकातें शुरू हुई और बहुत जल्दी कैशियस क्ले उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल जीतने के बाद और स्पेक्टेकुलर फैशन में वर्ल्ड चैंपियन सनी लिशन को वन साइडेड हराने के बाद कैशियस क्ले ने इस्लाम कबूल किया और ऑफिशियली एनओआई के पार्ट बन गए और अपना नाम मोहम्मद अली रखा। इस पूरे जर्नी में मेलकम एक्स का बहुत बड़ा रोल था। Who is it that controls the prostitution in Harlem? It's the white man. Who controls the large sales of whiskey and wine? It's the white man. Who gives you the deck of cards and the dice that you use to gamble with? It's the white man. And after he sell them to you, he catch you with them and put you in jail for using them. मेलकम एक्स को प्रिंट और टेलीविजन अपीयरेंस से बहुत शोहरत मिली और धीरे धीरे सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि ग्लोबली उनको जाना जाने लगा। जैसे जैसे अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट ग्रो कर रहा था, वो इस मूवमेंट के लिए और उनके लीडर्स के लिए और क्रिटिकल होते जा रहे थे। That's what you mean by nonviolent. Be defenseless. Be defenseless in the face of one of the most cruel beasts that has ever taken the people into captivity. That's just the American white man. 100 years ago, they used to put on a white sheet and use a bloodhound against Negroes. Today, they have taken off the white sheet and put on police uniforms. They've traded in the bloodhounds for police dogs, and they're still doing the same thing. And just as Uncle Tom, back during slavery, used to keep the Negroes from resisting the bloodhound or resisting the Ku Klux Klan by teaching them to love their enemy. Luther King is just a 20th century or modern Uncle Tom or a religious Uncle Tom who is doing the same thing today. इस बीच वो कुछ बहुत अमेजिंग चीजें अपनी फायरी स्पीचेस में बोलते थे, जो आज के लोगों के लिए भी, आज के हालात के लिए भी बहुत रिलेटेबल है। वो कहते हैं कि ये बहुत फनी है कि सिर्फ ब्लैक कम्युनिटी के अंदर ही डांसर, सिंगर, एक्टर्स
कमेडियन, स्पोर्ट्समैन, कम्युनिटी लीडर बन जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ये लिबरल्स उन्हें सेलिब्रिटी के तौर पर पोर्ट्रे करते हैं, फिर उन्हें एज अ पपेट अपने एजेंडे के लिए यूज करते हैं। These leaders that they call leaders, this included Lena Horne, this included Dick Gregory, and this included comedians, comics, trumpet players, baseball players. Show me in the white community where a comedian is a white leader. Show me in the white community where a singer is a white leader, or a dancer or a trumpet player is a white leader. These aren't leaders. These are puppets and clowns that have been set up over the white community and over the black community by the white community, and have been made celebrities and usually say exactly what they know that the white man wants to hear. ये चीजें आज के इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो उर्दू नाम वाले एथीस्ट या उर्दू नाम वाले लिबरल हमारे बिहाफ पे यानी मुसलमानों के बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं और कौम उनको लीडर भी मानती है, शायद इसीलिए कि कौम आइडेंटिटी क्राइसिस से दो चार है। इन लिबरल्स के साइड से गवर्नमेंट की तरफ से जब भी ये कहा जाता है कि ब्लैक कम्युनिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो इस डायलॉग बाजी पे लिबरल्स के साइड से पॉलिटिक्स करने की कोशिश होती है। वो कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीठ में छुरा घोंप दे, 9 इंच स्टैप करे और 6 इंच निकाल ले, तो ये 6 इंच निकालना प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि इस जख्म को हील करना, इलाज कराना, हमलावर को सजा देना, ये असल प्रोग्रेस है। I will never say that progress is being made. If you stick a knife in my back 9 inches and pull it out 6 inches, there's no progress. If you pull it all the way out, that's not progress. The progress is healing the wound that the blow made. And they haven't even begun to pull a knife out, much less try and heal the wound. They won't even admit the knife is there. वो अपनी स्पीचेस में हाउस निग्रो और अंकल टॉम का जिक्र करते हैं, जिनसे मुराद उस वक्त के वो ब्लैक्स थे, वो वाइट्स थे जो इनके साथ इनके सफ़ों में खड़े होकर के गद्दारी करते थे। When black people like me talk to the slaves, they didn't kill him. They sent some old house Negro along behind him to undo what he said. You have to read the history of slavery to understand this. There were two kinds of Negroes. There was that old house Negro and the field Negro. And the house Negro always looked out for his master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master. Good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. मैल्कम के टॉक्स में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि वो बताते हैं कि ब्लैक्स को मारा गया, उनकी लिंचिंग की गई, उनके साथ भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उन्हें ग़ुलाम समझा गया, मगर उस वक्त की मीडिया ने उन्हें ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे यही क्रिमिनल हैं, यही ऑपरेसर्स हैं। इस बात को आज के इंडियन मुस्लिम से रिलेट करके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर इन सब जुल्म को ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स दुनिया को बताते तो इससे वाइट्स को तकलीफ होती, और इस सारे मामलों को ब्लैक्स जब अपना दुख बताते तो उसको हेट स्पीच डिक्लेयर कर देते। मगर इस पे मैल्कम एक्स का एनालॉजी समझिए। No, I think that the guilt complex of the American white man is so profound until when you begin to analyze the real condition of the black man in America, instead of the American white man eliminating the causes that create that condition, he tries to cover it up by accusing his accusers of teaching hate, but actually they're just exposing him for being responsible for what exists. मैल्कम एक्स को बहुत समझा और सुना जाने लगा, मगर जिस शख्स ने उनके लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया था, उनके लाइफ को चेंज किया था, एलाइजा मोहम्मद, उनसे उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। अपने लीडर्स के बारे में मिलने वाले इंफॉर्मेशन से एनओआई में काफ़ी स्ट्रेस और तनाव थी। फिर एक इंसिडेंट हुआ जब लॉस एंजलिस के एक मस्जिद में पुलिस ने रेड की और एनओआई के एक मेंबर को कत्ल कर दिया और एक को पैरालाइज कर दिया, मगर पुलिस के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। एनओआई की आइडियोलॉजी अपने आप में बहुत ज़्यादा एग्रेशन, सेपरेशन और वायलेंस की थी, मगर एलाइजा मोहम्मद ने किसी भी तरह के रिटेलिएशन या रिएक्शन या रिस्पॉन्स से मना कर दिया। अपने लीडर के इस स्टैंड से मैल्कम एक्स बहुत नाराज थे। The white man believes you when you go to him with that old sweet talk, because you've been sweet talking him ever since he brought you here. Stop sweet talking him. Tell him how you feel.
Tell him what kind of hell you've been catching, and let him know that if he's not ready to clean his house up, if he's not ready to clean his house up, he shouldn't have a house. It should catch on fire and burn down. उन्हें लगता था कि एलाइजा मोहम्मद खुद जो कह रहे हैं उसमें सच्चे नहीं हैं। वो जो ब्लैक्स के लिए सॉल्यूशन पेश करते हैं उसमें वो खुद यकीन नहीं करते हैं। इस वजह से मैल्कम एक्स उनसे बहुत नाराज थे। Elijah Muhammad taught his followers that the only solution was a separate state for black people. And as long as I thought he genuinely believed that himself, I believed in him and believed in his solution. But when I began to doubt that he himself believed that that was feasible, and I saw no kind of action designed to bring it into existence or bring it about, then I turned in a different direction. मैल्कम एक्स सिविल राइट मूवमेंट के और भी कई सारे लीडर्स और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ब्लैक पॉलिटिशियंस के साथ काम करना चाहते थे, मगर एनओआई में इसकी इजाजत नहीं थी। फिर सडनली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। अमेरिका के प्रेसिडेंट JF कैनेडी को 3 गोली मार करके असैसिनेट कर दिया गया। Here is a bulletin from CBS News. 3 shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. President Kennedy has been seriously wounded. इस असैसिनेशन पर मैल्कम एक्स ने जो कहा उसके वजह से उन्हें 90 दिनों के लिए खामोश रहने का हुक्म हुआ। Malcolm X, you were involved in a controversy some months ago with your leader. Is that over? Well, I've been silent for the past 90 days because of some statements I made concerning the President of the United States, which were distorted. They were distorted? And yes. What did you say, Malcolm? Well, I said the same thing that everybody says, that his assassination was the result of the climate of hate. But only I said the chickens came home to roost, and which means the same thing. मार्च 1964 में मैल्कम ने एनओआई से अलग होने का पब्लिकली अनाउंस कर दिया। साथ ही उन्होंने और भी कई सारे सिविल राइट्स मूवमेंट के लीडर्स के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की, जिसको उनके लीडर एलाइजा मोहम्मद ने कभी मना किया हुआ था। मामला ये था कि एनओआई के लीडर एलाइजा मोहम्मद का नेशन के कई सिस्टर से इलीगल रिलेशंस थे। इन रिलेशनशिप्स के बारे में एलाइजा मोहम्मद के बेटे वॉलेस मोहम्मद और मैल्कम एक्स को पता था, इसीलिए इन दोनों को काफी वक्त से बाइकआउट किया जा रहा था। Well, in reality, I never even left the Muslim movement. They put me out. And they put me out because of what I knew. And what I knew was told to me by Mr. Muhammad's son, Wallace Muhammad himself. They put me out and they put him out. Who is the father of all of these various children whom you have enumerated? The first one to tell me who the father was Wallace Muhammad, and he told me that the father was Elijah Muhammad himself. And how many of these illegitimate children did he father with the sisters? Well, he made 6 sisters pregnant. They all had children. 2 of those 6 had 2 children. I am told that there is a 7th sister who is supposed to be in Mexico right now, and she's supposed to be having a child by him. एनओआई से अलग होने के बाद मैल्कम ने सुन्नी इस्लाम पढ़ना शुरू किया। उन्होंने एक मुस्लिम मस्जिद कायम की और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफ्रो अमेरिकन यूनिटी बनाई, जिससे पैन अफ्रीकनिज्म प्रमोट करना था। उन्होंने मार्टिन लूथर किंग के लिए अपना स्टैंड सॉफ्ट किया। People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built is with extreme methods. And I, for one, will join in with anyone. Don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. मगर उनके बहुत क्लोज फ्रेंड मोहम्मद अली से उनके रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि मोहम्मद अली ये मानते थे कि मैल्कम एक्स ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके गलत किया। मैल्कम एक्स हज करने मक्का गए, जो उनके जिंदगी का एक और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस होने वाला था। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मैल्कम एक्स में लिखा है कि वो कहते हैं कि हम सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। वहाँ अलग अलग रंग और नस्ल के लोग थे, खुशगवार और उखुवत का माहौल था। इस एहसास ने मुझे मुतासिर किया कि यहाँ वाकई रंग और कलर का कोई मसला नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं अभी जेल से आया हूँ। When I was on the pilgrimage, I had close contact with Muslims whose skin would in America be classified as white, and with Muslims who themselves would be classified as white in America. But these particular Muslims didn't call themselves white. They looked upon themselves as human beings, as part of the human family, and therefore they looked upon all other segments of the human family as part of that same family. Now, they had a different look or a different air or a different attitude
than that which is reflected in the attitude of the man in America who calls himself white. So I said that if Islam had done that for them, perhaps if the white man in America would study Islam, perhaps it could do the same thing for him. यहाँ ये जरूर गौर करें कि वो जिस अमेरिका से आए थे वहाँ ब्लैक्स को दुनिया का बदतरीन क्रिएशन समझा जाता था और उन्हें बहुत से बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया था। वही अमेरिका जहाँ आज भी ब्लैक्स को अपने लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक लाइव्स मैटर जैसा मूवमेंट चलाना पड़ता है। हज के दौरान वो सऊदी अरेबिया के किंग शाह फैसल के मेहमान थे। उसके बाद वो अफ्रीका और कुछ अरब कंट्रीज विजिट करते हैं जहां वो कुछ बड़े लीडर्स कवामे नक्रूमा, जमाल अब्दुल नासिर, अहमद बिन बेल्ला, फिडेल कास्ट्रो और पीएलओ फ़लस्तीनियन लीडरशिप से मुलाकात करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि एनओआई छोड़ने के बाद और सुन्नी इस्लाम एक्सेप्ट करने के बाद मैल्कम एक्स का पॉलिटिकल स्टैंड सॉफ्ट हो गया था, जिसमें यह बात वाकई सही है कि मैल्कम ने एनओआई की कुछ टीचिंग्स जैसे एक्सट्रीम सेपरेटिस्ट पोजीशन और दूसरे सारे सिविल राइट्स मूवमेंट लीडर से न मिलने, ये जो चीज़ें थी उसको उन्होंने छोड़ दिया था, मगर एंड तक वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट में डटे रहे। No matter how much respect, no matter how much recognition whites show toward me, as far as I'm concerned, as long as that same respect and recognition is not shown toward every one of our people in this country, it doesn't exist for me. मैल्कम का ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना और लीडर अलाइजा मोहम्मद को ओपनली क्रिटिसाइज करना एनओआई के मेंबर्स के लिए एक खुली चुनौती थी। इसीलिए लगातार उनके फैमिली को धमकियां और थ्रेट मिलती रही। उनके कार के ऊपर बॉम्ब अटैक हुआ, उनके घर के अंदर आग लगा दिया गया। इंटरेस्टिंगली एफबीआई सर्विलेंस रिकॉर्ड ये बताती है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये मालूम था कि नेशन के अंदर मैल्कम को मारने की बातें ओपनली की जाती थी। It ain't none of your business. What have you got to say about it? Did you teach Malcolm? Did you make Malcolm? Did you clean up Malcolm? Did you put Malcolm out before the world? Was Malcolm your traitor or was he ours? And if we dealt with him like a nation deals with a traitor, what the hell business is it of yours? 20 फरवरी 1965 को मैल्कम एक्स मैनहट्टन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रो अमेरिकन यूनिटी के एक प्रोग्राम को एड्रेस कर रहे थे। तभी उनके ऊपर हमला हुआ। उन्हें 21 गोलियां मारी गई एंड मैल्कम एक्स डाइड। I heard shots and I saw people crawling on the floor. And so I got down too. Then when I was looking out and I saw someone look in amazement to the front, I knew they had shot my husband. No, I don't worry. I tell you, I'm a man who believed that I died 20 years ago, and I live like a man who is dead already. I have no fear whatsoever of anybody or anything. जिस वक्त उन्हें असैसिनेट किया गया वो एनवाईपीडी और एफबीआई दोनों के सर्विलेंस पे थे। इसीलिए एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन का मैल्कम एक्स के असैसिनेशन में पूरा हाथ था। मैल्कम एक्स दुनिया में नहीं रहे, मगर हिप हॉप, फिल्म, लिटरेचर और हॉलीवुड में उन्हें खूब जगह मिली। उनके लिगेसी को खूब प्रिजर्व किया गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनकी बायोग्राफी आज भी सेलिब्रेट की जा रही है। यहाँ तक कि उनकी ऑटोबायोग्राफी 20th सेंचुरी का टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नॉन फिक्शन बुक में शामिल है। Are you not perhaps afraid of what might happen to you as a result of making these revelations? Oh yes, I probably am a dead man already. मैल्कम एक्स उस वक्त अमेरिका में ब्लैक्स के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन को सेकेंड क्लास सिटीजनशिप मानते थे और ये कहते थे कि ये मॉडर्न डे स्लेवरी है। आज दुनिया में कई जगह बिल्कुल यही हालत है, जहां मॉडर्न डे स्लेवरी यानी सेकेंड क्लास सिटीजन जैसे कुछ कम्युनिटीज को ट्रीट किया जाता है। Second class citizenship is nothing but a modern version of slavery, which means that according to his definition, slavery still exists. 20 million black people here in America are still slaves. मैल्कम एक्स अलहाज मलिक शहबाज एक एक्सट्रीम हेट क्राइम और टेंस सिचुएशन में पैदा हुए। अनाथ थे, माँ नहीं थी, बिना डिग्री के जेल में पढ़े और ब्लैक कम्युनिटी के लिए वो काम किया कि आज भी अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट बिना उनके नाम के अधूरा है। मगर अफसोस तब उनके लोगों ने उनकी कद्र नहीं की। आज हमारे यहाँ भी सेम हालात हैं।
दीप सिद्धू, शर्जील इमाम और ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जिन्हें उनकी कौम कदर नहीं करती है। When you live in a poor neighborhood, you're living in an area where you have to have poor schools. When you have poor schools, you have poor teachers. When you have poor teachers, you get a poor education. And when you get a poor education, you are destined to be a poor man and a poor woman the rest of your life. Poor education, you can only work on a poor-paying job. And that poor-paying job enables you to live again in a poor neighborhood. So it's a very vicious cycle. मैल्कम एक्स की विजनरी थॉटफुल पॉलिटिक्स दुनिया भर के रेसिज्म, इंपीरियलिज्म के खिलाफ एक्टिविज्म में नौजवानों को इंस्पायर करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।